नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पेशवाओं का अपने काल पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ध्यान से देख लीजिए। अभी तक हम शिवाजी को पढ़ चुके हैं, शिवाजी का प्रशासन पढ़ चुके हैं और जो शिवाजी के बाद के जो छत्रपति हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा पेशवा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो काल है वो रहता है 1713 से 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा का पद लिया। धनाजी और संताजी धोरपड़े जो कि राजाराम के समय सहायक होते हैं इनके नेतृत्व में इन्होंने सैन्य अभियान के मराठा साम्राज्य के इनका द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालाजी विश्वनाथ, इसको विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। 1719 में उन्होंने हुसैन अली खां के साथ दिल्ली की संधि की। रिचर्ड टेम्पल ने इस दिल्ली की संधि को मराठों का मेघना कार्टा कहता है। संधि के तहत होता क्या है ये देखिए। हुसैन अली खां वही है दिल्ली के अंदर जो भारतीय अमीर गुट थे। संधि के तहत कुछ शर्तें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली शर्त यह है कि मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दौलत ने शाहू को महाराष्ट्र का प्रांत का स्वामी मान लिया। मराठों को दक्षिण के अंदर 6 सूबों के अंदर 14 स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। शाहू मुगलों को 15,000 घुड़सवारों की सहायता देगा और शाहू मुगलों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए भी देगा। तो इस तरह से ये 4 शर्तें हैं। संधि पर हस्ताक्षर कौन करता है ये थोड़ा ध्यान रखना है। संधि होती है हुसैन अली के साथ। विश्वनाथ खांडेराव धमादे के नेतृत्व में दिल्ली में सेना भेजी। फरखुरशियर को हटाकर रब्बी-उद-दौलत को दिल्ली के अंदर बादशाह बना दिया जाता है। रब्बी-उद-दौलत ने संधि पर हस्ताक्षर किए। वापिस बताते हैं, ये मराठों का मेघना कार्टा का है, रिचर्ड टेम्पल ने इसको। बाजीराव प्रथम, इसके बाद 1720 से 1740, इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से जानते हैं। बाजीराव प्रथम का महत्वपूर्ण कथन ये है कि हमने मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए जिससे शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी, ये कथन है। इन्होंने हिंदू पातशाही को वापस प्रचार में लेकर आए जो शिवाजी के समय थी। निजामुल मुल्क कासफ शाह ने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। निजाम कोल्हापुर के संभाजी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था। अतः बाजीराव प्रथम ने निजाम को 1728 के अंदर पालखेड़ा के युद्ध में पराजित किया। निजाम के साथ मुंशी शिव गांव की संधि की। निजाम ने शाहू को सर्वोच्चता स्वीकार करवा दी। बाजीराव प्रथम ने गुजरात, मालवा, कालपी, सागर तथा झांसी के क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। इसके बाद में इन्होंने भोपाल का युद्ध लड़ा था 1737 के अंदर। 1731 के बारे में अपने जो संधि है वारणा की संधि, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। भोपाल का युद्ध 1737, मुगलों ने निजाम को मराठों के खिलाफ भेजा। वापिस मुगल इससे मिल जाते हैं। निजाम सिर कहते हैं कि जो पहले संधि की थी वो तो आपने गलत कर ली, वापस आओ। मराठे व निजाम वापस युद्ध होता है भोपाल के अंदर। निजाम वापस पराजित हो जाता है और 1738 के अंदर एक और संधि करते हैं जिसको कहते हैं दुर्री सराय की संधि। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना, इसके तहत मराठों को मालवा नर्मदा के क्षेत्र तक चंबल का जो क्षेत्र है वो प्राप्त हो गया। कौन सी एक विजय बाजीराव प्रथम की सबसे शानदार विजय मानी जाती है? तो इसके अंदर आपका उत्तर रहेगा बेसिन विजय। बेसिन विजय क्यों रहेगी? क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय शक्ति को पराजित करने का श्रेय बाजीराव प्रथम ने लिया था। सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगीज आते हैं और उसके बाद में डच आते हैं, उसके बाद में अंग्रेज आते हैं। इनका ये कालक्रम भी पूछा जाता है आपसे, क्रम क्या है इनका। तो बेसिन विजय 1739 के अंदर मराठों ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की पहली महान विजय थी। मुंशी पैठन की संधि, मूंगी पैठन की संधि। मूंगी पैठन की संधि क्या होती है? निजाम का पुत्र था नासिर जंग। नासिर जंग मराठों के सामने आता है, उतरता है और जब मराठा युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो नासिर जंग पहले ही डर जाता है और कहता है मूंगी पैठन की संधि कर लेते हैं। तो निजाम और मराठों के बीच 3 संधियां होती है। तीनों संधियां आपको बता दी। अब मराठों के नए वंशज
इन्हीं के काल के अंदर बाजीराव प्रथम, जो कि साहू के समय ही रह रहे हैं, साहू का जो कालक्रम है आपको बताया है 1707 से 1748 तक। इन्हीं के कालक्रम में राणोजी सिंधिया ने यहाँ उज्जैन में और ग्वालियर के अंदर अपना अलग से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बल्हाराव होलकर इंदौर में होलकर थे। गायकवाड़ थे बड़ौदा के अंदर, नागपुर के थे भोसले। बालाजी बाजीराव इसके बाद आते हैं 1740 से 1761 तक। इनको बालाजी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी सेकंड। 1750 वाला तो पहले ही बताया था। नाना साहब। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कौन से पेशवा के काल में होता है? तो बालाजी बाजीराव के काल में। इन्होंने सांगोला की संधि की थी 1750 के अंदर। 1750 में सांगोला की संधि के तहत नाम मात्र का पद है जो रह जाता है छत्रपति। 1751 में बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां ने उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया। बंगाल व बिहार से 12 लाख रुपए का वार्षिक स्रोत भी बालाजी द्वितीय ने वसूला था। 1752 में निजाम के साथ बल्कि की संधि कर ली। बरार का आधा क्षेत्र मराठों को मिला। अहमदनगर, बीजापुर, बुरहानपुर, दौलतपुर से 60 लाख रुपए इनको कर के रूप में प्राप्त हुए। मराठों का पंजाब और दिल्ली के साथ संघर्ष। अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पर। जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, यहाँ इनकी भूमिका तैयार हो रही है। 1757 में होता क्या है, रघुनाथ राव, जिसको अपने राघोबा के नाम से भी जानते हैं, रघुनाथ राव मराठा सेना दिल्ली पहुंची। अहमद अब्दाली के नेतृत्व में नजीबुद्दौला मीर बख्शी के पद पर था और इसको हटा दिया जाता है। 1758 में रघुनाथ राव ने फिर पंजाब पर अटैक मारा और यहाँ पर तैमूर को निष्कासित कर दिया। तैमूर यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व के रूप में था। इस तरह से मराठा क्षेत्र कटक से अटक तक पहुँच गया। सबसे ज़्यादा विस्तार बालाजी द्वितीय के काल में हुआ और राघोबा ने किया था। ये मुख्य रूप से राघोबा इनके एक तरह से कुशल सेनापति के रूप में माने जाते थे। पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पानीपत के दो युद्ध पहले भी हो चुके हैं 1526 और 1556 में। अहमद शाह अब्दाली ने नजीमुद्दौला के माध्यम से निम्न लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया। एक तो अवध का सुजाउद्दौला था जो अहमद शाह अब्दाली के लिए लड़ा। रूहेला सरदार था जिसने रहमत खां और सादुल्ला खां, इन्होंने अब्दाली का साथ दिया था। बालाजी बाजीराव ने विश्वास राव और सदाशिव के नेतृत्व में सेना भेजी। बालाजी बाजीराव खुद नहीं जा रहे हैं, इन्होंने इनके नेतृत्व में सेना भेजी है। मराठों का तोपची था इब्राहिम खां गाजी, इसका कई बार प्रश्न आ चुका है। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है और व्यापारियों द्वारा पेशवा को इस प्रकार सूचना दी जाती है कि आपके जो युद्ध के अंदर है वो 2 मोती विलीन हो गए और 29 जो मोती है 2 मोती विलीन हो गए हैं और कई असरफियाँ बिखर गई है। इस तरह से इसके बाद में जो 2 मोती किसके लिए कहा गए हैं, सदाशिव राव और विश्वास राव के लिए। काशीराज पंडित ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। पानीपत में मराठों के लिए बहुत प्रलंकाकारी सिद्ध हुआ। आरवी सरदेसाई ने का यह कथन बार बार पूछा जाता है, पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन इससे यह निश्चित हो गया कि मराठा जो है अब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत पर शासन नहीं करेंगे। ये किसका कथन है, आरवी सरदेसाई का। इसके बाद में यदुनाथ सरकार का कथन है, पानीपत के युद्ध में मराठों का एक भी ऐसा घन नहीं था जिससे एक भी व्यक्ति वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दोनों ही कथन यदुनाथ सरकार का और आरवी सरदेसाई का ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं माधवराव। माधवराव रहते हैं 1761 से 1772 तक। इन्होंने पानीपत के युद्ध में जो मराठों की हार हुई थी, खोई हुई शक्ति को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके काल में निजाम और हैदर अली मैसूर में मराठों ने चोट दिया था। मैसूर अली पर ये ध्यान रखना, अपने पढ़ेंगे इसके बाद में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुगल बादशाह शाह आलम इलाहाबाद से दिल्ली आ गए थे और शाह आलम द्वितीय को मराठों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय को मराठों का संरक्षण प्राप्त हुआ तो उस समय कौन था मराठा पेशवा, तो आपको बताना है माधवराव। नारायण राव 1772 से 1773 तक 1 साल रहते हैं और इसकी हत्या जो राघोबा द्वारा कर दी जाती है, रघुनाथ द्वारा कर दी जाती है। रघुनाथ राव ने कहा कि मैं अब पेशवा बनना चाहता हूँ, लेकिन जो मराठा सरदार थे उन्होंने कहा कि
जो इनकी पत्नी थी नारायण राव की, वो गर्भवती थी कि यदि लड़की होती है इनके तो आप बन जाना, और यदि लड़का होता है तो नया जो पेशवा है यही बनेगा, नारायण राव का पुत्र। तो होता क्या है, नारायण राव के पुत्र हो जाता है, और फिर राघोबा है ये मुंबई प्रेसिडेंसी चले जाते हैं और मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं। मुंबई काउंसिल का अध्यक्ष उस टाइम में हॉर्नबी था, हॉर्नबी ध्यान रखना। आगे आते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि होती है 7 मार्च 1775 को। सूरत की संधि के तहत अंग्रेज 2500 सैनिकों के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और इसका खर्चा रघुनाथ राव द्वारा वहन किया जाएगा। सालसेट और बेसिन के 2 टापू अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। सूरत और भड़ोच की आय अंग्रेजों को मिलेगी। मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। कलकत्ता काउंसिल ने इस सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया। इस समय होता क्या है, 2 काउंसिल है, एक मुंबई की काउंसिल और एक कलकत्ता की काउंसिल। कलकत्ता काउंसिल ने रघुनाथ राव के साथ संधि कर ली, जिसको कहते हैं सूरत की संधि। कलकत्ता के अंदर जो अभिव्यक्ति है 1700 आपको पता है 71 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो वारेन हेस्टिंग है इसको बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख बना दिया जाता है। तो इसने कहा कि आपने मुझसे बिना पूछे संधि कर ली है, तो मैं इस संधि को नहीं मानता। तो कलकत्ता काउंसिल ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और वारेन हेस्टिंग पूना दरबार, जो कि पेशवा का दरबार था, ने कर्नल अपटन को भेजा और कर्नल अपटन ने पेशवा के साथ पुरंदर की संधि की। और पेशवा कौन होता है आपको पता है, नारायण माधव राव। पुरंदर की संधि होती है 1 मार्च 1776 को। तो ये देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है। 2 संधियां होती है, एक तो सूरत की संधि और एक यहाँ पर होती है पुरंदर की संधि। सूरत की संधि किस किस के मध्य होती है और पुरंदर की संधि किस किस के मध्य होती है, दोनों समझ में आया होगा। यह संधि 1 मार्च 1776 को कलकत्ता काउंसिल द्वारा की गई। पुरंदर की संधि में सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे और पेशवा की ओर से रघुनाथ राव 25,000 रुपये वार्षिक पेंशन लेकर कोपर गांव दे दिया जाएगा। पेंशन लो और कोपर गांव में जाकर बैठ जाओ चुपचाप, आप कोई पेशवा नहीं बनने वाले। बम्बई सरकार ने इसका विरोध किया कि हम पुरंदर की संधि को नहीं मानेंगे। अब इन दोनों काउंसिल के बीच में काफ़ी तनातनी हो गई, कलकत्ता काउंसिल और बम्बई काउंसिल के बीच में। बम्बई काउंसिल ये कहती है कि हम केवल सूरत की संधि को मानेंगे जो हमने की है, और कलकत्ता काउंसिल कहती है हम पुरंदर की संधि को मानेंगे जो हमने की है। तो इस दौरान क्या होता है, ये सीओडी के पास जाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सूरत संधि को मान्यता प्रदान कर दी जो मुंबई काउंसिल की थी। इसके बाद में माधव नारायण राय 1774 से 1795 ये एक ऐसे पेशवा थे जो गर्भ में ही पेशवा बन गए। मराठा प्रशासन नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई काउंसिल की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। नाना फडणवीस द्वारा इनका संरक्षण भी दिया जाता है। महादजी सिंधिया इस समय अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध उसकी भूमिका आपको तैयार कर दी है। 1775 से 1782 तक होता है। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज सेना सूरत पहुंची। आरस के मैदान में अंग्रेज व मराठे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आरस के मैदान में मराठे पराजित होते हैं, परंतु पूना पर मराठों का अधिकार बना रहता है। इधर राघोबाई जिसने मुंबई के साथ सूरत की संधि की थी, आरस के मैदान में अंग्रेज और मराठे आपस में टकराते हैं। अंग्रेज जीत जाते हैं और मराठे आ जाते हैं। मराठे इधर कौन है, माधव नारायण राय जो पेशवा और नाना फडणवीस 12 भाई, इसने कलकत्ता के साथ पुरंदर की संधि की थी जो मान्यता नहीं मिलती है। 1778 में बम्बई सरकार ने पुनः मराठों के खिलाफ युद्ध किया। 1779 में कोलबर्न के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तालगांव की लड़ाई की। अब तालगांव की लड़ाई के अंदर अंग्रेज पराजित हो गए और बम्बई सरकार को पूना दरबार के साथ बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बड़गांव की अपमानजनक संधि होती है, इसके अनुसार बम्बई सरकार जीती हुई सारी भूमि लौटा देगी। वारन हेस्टिंग ने इस बड़गांव की संधि को मानने से इनकार कर दिया। अब वारन हेस्टिंग कहता है जब मैंने पुरंदर की संधि की थी तो इसके अनुसार हमें कोई भी युद्ध नहीं लड़ना था और बिना लड़े हम जीत रहे थे, तो आपने संधि की और बाद में हार भी चुके हो। तो वारन हेस्टिंग कहता है कि मैं बड़गांव की अपमानजनक संधि ये नहीं मानता हूँ। और वारन हेस्टिंग ने कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी, इसने मुंबई पर अधिकार कर लिया। हेस्टिंग ने पोप होम के नेतृत्व में एक दूसरी सेना भेजी, इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पूना में 1781 में मराठे पराजित होते हैं, अतः महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ
संधि करने का निर्णय लिया। और ये जो दूसरी संधि होती है बड़गांव के बाद, ये कहलाती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में होती है। यह संधि पूना दरबार में अंग्रेजों द्वारा की गई। माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया। अंग्रेजों को सालसीट द्वीप व थाना का दुर्ग प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया। महाजी सिंधिया को यमुना के पश्चिमी भाग की सारी भूमि दे दी गई। इस संधि के तहत मराठों लगभग 20 वर्ष तक शांत हो गए। माधव नारायण राव के बाद में क्या होता है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्यों की थी? क्योंकि नाना फडणवीस का अत्यधिक हस्तक्षेप इनके काल में हो गया था। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले में हम अध्ययन कर लेंगे जो मराठा दूसरे हैं, आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा मंगल मराठा युद्ध।